नागौर के सांसद हैं, लगातार उस पर बयानबाजी कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणी करना ठीक नहीं है और ना ही हमको करनी चाहिए। पंचायती राज चुनावों में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और उनका राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व क्या स्पष्ट करेगा कि ओबीसी को आरक्षण इन चुनावों में नहीं मिलना चाहिए। उनको इतना परेशान किया गया कि उनको अपना घर परिवार छोड़ने के लिए मजबूर हुआ, जिसको हम पलायन कहते हैं, और जबरदस्ती पलायन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात रफ्तार। मैं हूं आपके साथ राकेश। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी हमारे साथ हैं। इनसे आज हम यूजीसी से लेकर के पंचायती राज चुनाव तक तमाम राजस्थान की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका भारत रफ्तार पे। भारत रफ्तार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज आप लोग यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लगा। और भारत रफ्तार के माध्यम से जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जन कल्याण के मुद्दे जनता तक पहुँचेंगे, इस बात की खुशी है। एक सबसे पहला सवाल सर आपसे मैं ये करूँगा कि पंचायती राज चुनाव को लेकर के लगातार जो है सियासत हो रही है। आरएलपी हो या कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि अगर बीजेपी को ओबीसी आयोग बनाना है तो ओबीसी आयोग बनाए और चुनाव को टाले नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि करीब करीब 2 साल हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी जो है इसमें डिले हो रहा है। क्या है सर इस पर स्टैंड? देखो, मैं भारत रफ्तार के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा सत्ता की राजनीति में रही है। आप देखेंगे, नेहरू जी के समय से देख लो, सत्ता के लिए उन्होंने देश के बंटवारे कर दिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए काम करती है, क्योंकि हमारी विचारधारा जो है राष्ट्रवादी विचारधारा है। राष्ट्र प्रथम के लिए हम काम करते हैं और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार पे काम करते हैं जो एकात्म मानववाद के साथ में अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, उसका अधिकार मिले, जिसका अधिकार उसको है वह उसको मिले, उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है पूरे देश में और उस ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। अब आप देखेंगे 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 1,30,000 से अधिक वार्ड हैं, उनमें 2,900 सरपंच, 2,900 सरपंच और लगभग 24,000 वार्ड पंच ओबीसी वर्ग को मिलने हैं। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े वर्ग को निराश नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस ने तो शुरू से निराश करने का काम किया। उन्होंने सत्ता के लिए काम किया है। गरीब गरीब बना रहे, पिछड़ा पिछड़ा बना रहे। उनको कोई मतलब नहीं है किसी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है नहीं मिल रहा, किसी को संविधान के माध्यम से अधिकार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। कांग्रेस को इससे कतई लेना देना नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि न्यायालय ने 2021 में ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात की थी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जो ओबीसी वर्ग से आते थे, अशोक गहलोत। लेकिन उन्होंने ना ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग बनाया, ना ओबीसी आरक्षण की बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा जी को सत्ता सौंपी, उनको राज्य का नेतृत्व करने का अधिकार दिया। तो 9 मई 2025 को भारतीय जनता पार्टी, भजनलाल सरकार ने ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया। और आप देखेंगे इसके साथ ही हमने लगातार पंचायती राज में और भी सुधार किए। 2 बच्चों का प्रावधान हमने हटाया, जिससे कि लोगों को जो चुनना चाहते हैं, जो प्रतिभावान लोग पंचायत में लोकतंत्र में आना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा। आप देखेंगे हमने नए वार्डों का गठन किया है, लगभग 30,000 नए वार्ड बनाए हैं। इसके साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही पंचायती राज चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रेडी है चुनाव कराने के लिए। अपनी तरफ से हम पार्टी, संगठन और सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि हम चुनावों में जाके जनता के बीच अपने काम का फैसला करवाना चाहते हैं। एक इन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से पंचायती राज चुनाव जो रिपोर्ट ट्रिपल लेयर टेस्ट की आएगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, उसके बाद ही इसमें जो है चुनाव हो पाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल सर इससे ये भी है कि कांग्रेस ये कह रही है कि बिना ट्रिपल लेयर टेस्ट के भी क्या चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने स्पष्ट किया है, लेकिन इस पर और थोड़ा टिप्पणी चाहूँगा। देखो, कांग्रेस तो ये चाहती है कि जनता में भ्रम फैले। जो अछूता है, जो अंतिम छोर पे बैठा है, जो गरीब है, वह वहीं बैठा रहे और उसकी
अपेक्षा होती रहे। इसीलिए तो अशोक गहलोत ने ओबीसी आयोग नहीं बनाया। हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कोई काम नहीं करती, जनता के लिए काम करती है। हम ओबीसी वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व देंगे। 2900 सरपंच ओबीसी वर्ग से बने, इसके लिए भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है। कांग्रेस कितनी भी कोशिश करे कि ओबीसी को उसका अधिकार ना मिले, लेकिन इस कुनीति में कांग्रेस सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को उसका प्रतिनिधित्व देकर रहेगी। इसके साथ ही अगर कांग्रेस को लगता है कि चुनाव जल्दी होने चाहिए, तो वह पत्र लिखे, उच्च आयोगों में मिले, चुनाव आयोग से मिले और स्पष्ट करे क्या कांग्रेस इन चुनावों में, पंचायती राज चुनावों में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और उनका राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व क्या स्पष्ट करेगा कि ओबीसी को आरक्षण इन चुनावों में नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी के युवा नेताओं को पंचायती राज्यों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का कथन स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस सरकार को रखना चाहिए कि चुनाव कराइए, ओबीसी को आरक्षण मत दीजिए। तो यह क्लियर करना चाहिए कांग्रेस को। एक महत्वपूर्ण सवाल और जो मुद्दा है वो एलपीजी की किल्लत को लेकर के भी है। पिछले कुछ समय से राजस्थान समेत पूरे देश में एलपीजी को लेकर के लगातार जो है लोग लाइनों में लगे नज़र आ रहे हैं। राजस्थान में भी ऐसी स्थिति बनी है सर। पिछले कुछ समय से सरकार ने भी उसको किया है, जिस प्रकार से नंदा देवी और जो जहाज पहुंच रहे हैं, अब स्थिति ठीक होने को है। कितना और समय लगेगा फिलहाल, क्योंकि रेस्टोरेंट और जो ढाबा है वो अभी भी फिलहाल जो है बंद है और वहाँ पर कहीं ना कहीं रसोई गैस, वो जो घरेलू सिलेंडर, वो काम आ रहा है। तो इसलिए एक तरफ घरों में भी किल्लत है, दूसरी तरफ वहाँ पर भी समस्याएं आ रही है। राकेश चौधरी जी, आप देखेंगे कि कोरोना जैसा संकट आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा जी। उस कोरोना जैसा संकट से देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अलौकिक नेतृत्व के धनी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कैसे सरलता से उभार लिया था। आप और हम सब जानते हैं, स्कूल में पढ़ते थे, पोलियो के टीके कब से शुरू हुए, कब तक लगते रहे। उन मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों का टीकाकरण तो किया ही की, और जो विश्व बंधुत्व की भावना भारतीय जनता पार्टी और भारत देश रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत हमने टीका देश दुनिया में भी पहुंचाए, मदद की। देखो, संकट आता है, आज विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव एक दूसरे पर रहता है। तो कहीं युद्ध हुआ, खाड़ी देशों में, मध्य क्षेत्र में युद्ध हुआ, वहां से तेल का, गैस का यातायात, आयात अगर कहीं विलंब होता है, रुकता है, तो 100% देश पर प्रभाव आएगा। लेकिन मोदी जी ने बखूबी अपने नेतृत्व से इस संकट को देशवासियों पर नहीं पहुंचने दिया। आप देखेंगे कि कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां 20-25 दिन से कम में सिलेंडर खत्म हो जाए। मैं मानता हूं आपके और हमारे परिवार 6 लोग, 10 लोग रहते थे, 2 भाई हैं, 2 बीवी हैं, बच्चे हैं और माता पिता हैं। तो वहां 25 दिन से पहले सिलेंडर खत्म नहीं होता है। तो 25 दिन की बुकिंग सिलेंडर की, जिससे कि ब्लैक ना हो। आदमी 2 दिन में सिलेंडर भराएगा, 4 दिन भराएगा, तो उसका क्या करेगा। 25 दिन में सिलेंडर मिल रहा है, बुकिंग हो रही है, लगातार सिलेंडर 25 दिन के बाद में मिल रहा है। किसी ने अगर फरवरी में सिलेंडर ले लिया है तो मार्च में उसको तुरंत सिलेंडर मिल जाएगा। अगर किसी ने 1 मार्च को सिलेंडर लिया तो 26 मार्च को उसको सिलेंडर मिल जाएगा। इसलिए मुझे किल्लत नाम की जो चीज है वो दिखती नहीं। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग, जिन्होंने कोरोना टाइम पे भी, आप देखेंगे एक वर्ग है जिसके लिए कांग्रेस काम करती है, वो लोग आप देखेंगे नोटबंदी के समय भी लाइन में थे। क्यों? आज भी आपको लाइन में मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस जिन परिवारों की बात करती है ना, वो चाचाओं के परिवार है, उनमें 80-80 लोग हैं। तो उसकी स्थिति और एक सामान्य देश की स्थिति में फर्क है। आप समझ गए होंगे, चाचाओं के परिवार में एक बिल्डिंग में कितने कितने लोग रहते हैं। वहां गैस के सिलेंडर 2, 4, 6 से पार नहीं पड़ रही। तो उन लोगों को वैधानिक रूप से समझना होगा, और जो सिलेंडर मिलता है नियम अनुसार उनसे ही पूर्ति करनी होगी। लाइनों में लगने से कुछ नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि डिस्टर्ब एरिया बिल अभी विधानसभा जब सेशन था उसमें पारित हुआ। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने एक समाज विशेष को प्रभावित करने के लिए ये बिल ये लोग लेकर के आए हैं, इनकी मंशा जो है वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान को सर्वोपरि मानती है और संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं, कहीं भी रहने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, उस सब की पूर्ति करते हुए आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने ये प्रावधान किया है कि कोई व्यक्ति मजबूरी में अपने जन्म स्थान को, अपने क्षेत्र को, जहां उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, उसको ना छोड़े। कांग्रेस के समय में एक विशेष वर्ग के साथ खड़े होकर वोट बैंक के लिए एक बहुत ही सहज और बहुत ही सरल समाज को प्रताड़ित करने का काम किया गया। उनके आस पड़ोस में ऐसी गतिविधियां बढ़ाई गई, उनको इतना परेशान किया गया कि उनको अपना घर परिवार छोड़ने के लिए मजबूर हुआ, जिसको हम पलायन कहते हैं, और जबरदस्ती पलायन। आदरणीय भजनलाल सरकार ने यह बिल लाकर उन शोषित मजबूर लोगों को ताकत दी है जो मजबूरी में अपना घर बार छोड़कर जा रहे थे। कांग्रेस के पेट में दर्द होता है जब एक पढ़ा लिखा समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी, भजनलाल की सरकार उसको शक्ति देती है, उसकी रक्षा करती है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल काफ़ी समय से है यूजीसी को लेकर के। सवर्ण समाज आपका लंबे समय से वोट बैंक रहा है, जब से पार्टी बनी है। चाहे मैं जनसंघ से बात करूं, बनियों की समाज की पार्टी कही जाती थी, और उसके बाद आज भी लगातार, चाहे वो सवर्ण समाज हो, लगातार साथ रहा है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, इसके इम्प्लीमेंट पर। आपसे क्या, आपके स्तर पर या पार्टी स्तर पर या सरकार स्तर पर, क्या ऐसी कोशिश होनी चाहिए सवर्ण समाज के नेताओं को बुला करके, बैठा करके, कि भाई हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, कमेटी बात हो रही है, और हम जो है इसे पारित नहीं करेंगे, या इसमें पारित करेंगे तो हम इसमें कुछ संशोधन करके करेंगे, ताकि ये जो स्थिति जो बन रही है उसको लेकर के भी क्लियरिफिकेशन हो जाए। मैं भारत रफ्तार के माध्यम से चौधरी जी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए यूजीसी के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है। कांग्रेस को सवाल उठाने का हक जब मिलता है तब उसने किसी तबके के लिए कुछ किया हो। पूरा देश जानता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन सवर्ण गरीब बच्चों को, वो प्रतिभावान बच्चों को, उन गरीब माँ बाप को संबल देने का काम अगर ईडब्ल्यूएस के माध्यम से किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किसी भी वर्ग के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। अभी यह मामला न्यायालय में है, न्यायालय पूरे मामले को देख रहा है, इस पर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर किसी के कल्याण की बात की है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जर्नल हो, सबको न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण इसका जीता जागता उदाहरण है। पश्चिमी राजस्थान में भाई साहब एक बड़ी समस्या जो अभी सामने आई है कि जिस प्रकार से जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, हमने सोलर पैनल लगाने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और पश्चिमी राजस्थान अब बिजली जो है पूरे देश में देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या खेजड़ी के पेड़ों को काटने से जुड़ी है। इस पर क्या है, क्योंकि कानून लाने की बात आपने भी कही है, लेकिन आप कब कानून ला रहे हैं, एक बार ये क्लियर हो जाएगा। चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी अनेकों अभियान चलाती है। पार्टी के लिए अभियान चलाना हम सबका दायित्व है, जिम्मेदारी है, क्यों जनता में कल्याण के लिए सत्ता में आना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक सरोकारों को निभाना भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। आप देखेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान, आप भी शामिल हुए होंगे, पूरा देश शामिल हुआ है। जितना वृक्षारोपण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता है, कभी नहीं होता। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने संकल्प लिया कि राजस्थान में हर साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, और पूरे 5 साल में 50 करोड़ पौधे राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार लगाएगी। हम कहते हैं वही करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं।
आप देखेंगे पिछले 2 साल में 19 करोड़ वृक्षारोपण हम लोग कर चुके हैं, और ये बाकायदा जियो टैगिंग के हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया है, और इनका पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, राजस्थान का समझदार व्यक्तित्व, समाज, जनसामान्य और हर बच्चा युवा इसका अधिकार रखता है, जिम्मेदारी उठा रहा है कि उन पेड़ों का पालन पोषण भी कर रहा है। इसलिए खेजड़ी का वृक्ष हो सम्मान्य है, हमारे लिए पूजनीय है। उसके साथ साथ कोई भी वृक्ष हो, उसको काटने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि किसी भी खेजड़ी के वृक्ष को कहीं पर भी नहीं काटा जाएगा, आदेश जारी कर दिए हैं। सर्वे के बाद में, चर्चाओं के बाद में बाकायदा ऐसा कानून जो वृक्षों की रक्षा करे, जनता की भावनाओं की रक्षा करे, राजस्थान के हर नागरिक की भावनाओं की रक्षा करे और हमारे पर्यावरण की रक्षा करे, ऐसा कानून भजनलाल सरकार जल्द ही लेकर आएगी। एक आखिरी सवाल अंतर्जातीय विवाह को लेकर के है, जिस पर राजस्थान में अभी काफ़ी चर्चा चल रही है। एक कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने एक अंतर्जातीय विवाह किया है, और नागौर के सांसद हैं, लगातार उस पर बयानबाजी कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, और आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर? पार्टी का स्टैंड भी जानना चाहूँगा और व्यक्तिगत भी जानना चाहूँगा। चौधरी जी, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र, विश्वविद्यालय में मेरे साथ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी ये कहना चाहूँगा कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणी करना ठीक नहीं है और ना ही हमको करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई बात होती है तो मैं अवश्य टिप्पणी करता और अपना पक्ष भी रखता, लेकिन ये निजी जीवन है, कौन किसके साथ व्यवहार करता है, कौन किसके साथ बैठता है, किसके साथ संबंध रखता है, इन चीज़ों पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी, जिन्होंने यूजीसी, पंचायती राज चुनाव, खेजड़ी और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ मैं राकेश चौधरी, भारत रफ्तार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।